हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 7 रत्नचक्र कहानी पाठ करेंगे। ये रत्नचक्र कहानी के लेखक है हिमांशु जोशी जी। इन्होंने क्या लिखा है ये देखते हैं। रत्नचक्र 3 पीढ़ियों की ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उनके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रत्नचक्र की पहिया घूमता रहता है और उनका बड़ा पोता युद्ध में वीरगति को प्राप्त करता है। उसके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों के द्वारा लगाए फलों के पेड़ों से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बनता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पाकर पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। इस कहानी में जो जैसे दादाजी है, उनके पुत्र का मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र के जो 2 बच्चे थे, नन्हे नन्हे बच्चे थे, उनका पालन पोषण किया। उनके एक दीदी भी थी, 2 बेटे थे, उनका पालन पोषण किया, उनको कैसे संभाला। फिर बड़ा जो पोता था वो फौज में भर्ती हो गया था और फौज में जाने के बाद युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो चुका था। फिर उसके जो छोटे भाई था उसने अपने बड़े भाई की पत्नी और बच्चों का देखभाल किया। तो ये जो कर्तव्य पालन किया, यहाँ पर यही बात बोला गया है। तो पीली पीली धूप निकलने लगती है। चीड़ के लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रहे हैं। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज बरसों के बाद फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। ये जो छोटे भाई है वो ये नायक है इस कहानी के, यही बोल रहा है। पिताजी के स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू और बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं। तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं काँप उठता हूँ। तो लेखक जब अपने घर पर वापस आए, वहाँ पर उनको अपने शैशव की जो मधुर स्मृतियाँ है, छोटे समय की जो स्मृतियाँ है, वो सब याद आती हैं। उनका पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, फिर कैसे उनके दादाजी ने उसको संभाला और पिताजी के अकाल मृत्यु ने बाबा को और बुरा बना दिया था। दुकान का जितना भी उधार जिनके पास था, उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी का आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठाया। सब ने मोड़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर कहानी में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बोल दे रही हूँ। आपके पास तो किताब होगा, आप ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने से आपको ये कहानी समझ में आएगा। तो इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया और पता नहीं क्या कहा कि बड़े भाई सारा दिन उदास रहे।
शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊँ तो तू घर का काम संभाल लेगा, घर का काम देखभाल कर लेगा। तो मेरी समझ में बात नहीं आई, भैया पढ़ने जाए ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे। तो सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है, जैसे छोटे भाई होते हैं। सारा दिन कोई काम तो नहीं है, सारा दिन घूमता रहता है। बाबा भी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे दुकान का अधिक काम हो नहीं पाता है। तो बड़े भैया इसी बात को समझाते हुए वो घर से निकल पड़े और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पर पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। फिर काम में डूब गए थे बाबा, ना दिन देखते ना रात। कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। सब कुछ सामान्य हो चुका था उनके जो जीवन में। और बड़े भाई वहाँ पर पढ़ते पढ़ते फौज में भर्ती हो गए थे। इसी बीच ये छोटा भाई जो था उसका भी जो पढ़ाई में वो अच्छा था, उसका भी नौकरी दिल्ली में लग गया था। बड़े भाई की पदोन्नति होती गई और छोटे भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा। घर में केवल माँ रह गई, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर आने पर मैंने बाबा का भी स्वर्गवास हो गया था और पिछली बार जब लेखक घर आए थे तो उन्होंने अपने जो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तो लेखक ने अपनी माँ से पूछा, तुम अकेली क्यों रहती हो? मैंने माँ से पूछा। माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज या तो कल हुआ। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये ठंडे पहाड़ों ही अच्छे लगते हैं। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यही बीत जाए, बस इतनी ही इच्छा है। फिर लेखक ने अपनी माँ से बोला, ठीक है माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा करे। अगली बार मैं जब घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ऐसी बातचीत होती रही उनके बीच। बड़े भैया ने फौज में काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी और इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला, तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वो भी आएगा। चैत में शादी है। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर जैसुर की तरफ गई थी। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो नहीं सके कि बाहर की पता नहीं कहाँ की बातें करते रहे। पूरी तरह उनके साथ रहे और भाभी और बच्चों से भी नहीं मिले, क्योंकि उनका बोलना था कि इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा।
फिर बड़े भैया ने जाते समय बोला, जीतू तू कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगलानुमा नया मकान बनाएंगे। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असहाय था हम लोगों के लिए। माँ पागल की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर पर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी। फिर लेखक ने कहा, माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे है तो क्या हुआ, हम तो है। माँ चुप रह गई और अपने होने वाली चांसी बहू की जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बागीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे भी लगा गए थे। वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए। तो इस कहानी में यही तक है। यह कहानी रथ चक्र कहानी, और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।